हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो एक नंबर बढ़िया एकदम चल रही हो। और आज जो है बेटा हम अपने लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था उसको आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को आज हम इसे कंप्लीट करेंगे आज ही इसी लेक्चर में। राइट, तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था वॉइड एग्रीमेंट्स। राइट, हमने अभी तक काफी सारे डिस्कशन कर लिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटीज। फिर हमने देखा कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है वो कब अनलॉफुल होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब बनते हैं। और लास्ट अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है आपका वॉइड एग्रीमेंट्स। जैसे मैंने बताया इसके बाद आपके कुछ बेसिक 2-3 टॉपिक बचेंगे, परफॉर्मेंस वाला, ब्रीच वाला और कंटीजेंट क्वासी वाला। राइट, अब सर अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं बेटा, पहली बात तो आज जो आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीए फाउंडेशन के लिए। और इससे सीए फाउंडेशन, बीकॉम, हर जगह जिस भी जगह पे आप बात करो, इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और किस तरीके से रिपीट हुआ है वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 6 नंबर से लेके 8 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार बनकर आए हैं और इस बार भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट बेटा, लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं ना, हमने टॉपिक करा था स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। अब सर जो वॉइड एग्रीमेंट वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि कब एक एग्रीमेंट वॉइड होता है। सर आपने बोला वॉइड एग्रीमेंट का मतलब, बेटा वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स थे विच आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट विच आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ, उन्हें वॉइड एग्रीमेंट बोला था। अब लॉ ने आपको एक्सप्रेसली कुछ 5 to 6 केसेस बताए थे जहां पे एग्रीमेंट हमेशा वॉइड ही बनेगा। सर हमेशा, यस बेटा, एब्सोल्युटली हमेशा वॉइड एग्रीमेंट ही बनेगा। लॉ ने आपको एक्सप्रेसली बता दिया। सर कौन से 6 केसेस थे बेटा? पॉइंट नंबर 1 था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो मैरिज के लिए रिस्ट्रेंट करता है तो उस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट कैसा है? वॉइड एग्रीमेंट है सर। बेटा पॉइंट नंबर 2 था एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। सर ट्रेड करना एक फंडामेंटल राइट है, सबको राइट है बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड किसी भी तरह का चलाने का। और अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो ट्रेड के राइट को रिस्ट्रेन कर रहा है, उस सिनेरियो में भी एग्रीमेंट बनता था वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड है, इस बात के थे कुछ एक्सेप्शंस। मतलब देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होगा लेकिन फिर भी एग्रीमेंट बनेगा वैलिड। सर कितने एक्सेप्शन थे बेटा? याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 थे। एक आपके थे क्या? एक थे आपके बेटा वो पॉइंट जो स्टैट्यूटरी लॉ ने दिए हैं, और एक वो पॉइंट थे जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से निकल कर आए थे। स्टैट्यूटरी वाले की बात करें तो बेटा लॉ में आपको पॉइंट दिए, जैसे सेल ऑफ गुडविल वाला पॉइंट था। इसके अलावा एलएलपी एक्ट था, पार्टनरशिप एक्ट था, पार्टनर्स एग्रीमेंट बनते थे, वहां पे आपका रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड माना गया। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ट्रेड कॉम्बिनेशन बताया था मैंने आपको, ठीक है, एक्सक्लूसिव सेलिंग बताया था, है ना, सर्विस एग्रीमेंट्स बताए थे कि जो इंप्लॉइज को आप रिस्ट्रेन करते हो कि भाई आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो तो आप ये जॉब जो है सेम कहीं और कंडक्ट नहीं कर सकते, कहीं और कोई काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वैलिड है। राइट, ये एक्सेप्शन में काउंट होता है। फिर थर्ड पॉइंट आया था बेटा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर आप किसी पर्सन को उसके लीगल राइट्स को एनफोर्स करने से रोक रहे हो, दबाव, प्रेशर डाल रहे हो, तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग भी क्या है? वॉइड। तो 3 हो गए, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, 3 पॉइंट डन। उसके बाद था कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन ही क्लियर नहीं है। ऑयल वाला एग्जांपल याद है आपको, लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या था? अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप उस अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करके सर्टेनिटी बना सकते हो तो फिर एग्रीमेंट वैलिड बनता था। ये पॉइंट मैंने बताया था। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आया था एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। भाई कोई इंपॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट है, उसके लिए आप बना रहे हो एग्रीमेंट, तो वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसको मैंने कुछ लिखवाया, कुछ समझाया नहीं था, क्योंकि अगले चैप्टर में, परफॉर्मेंस वाले चैप्टर में, हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 5 पॉइंट मैंने बता दिए थे। इन 5 में से बेटा 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक था पॉइंट नंबर 2 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, और एक था पॉइंट नंबर 6 जो आज हम पढ़ेंगे, और उसे बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। इसमें से बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आया है। आप प्लीज इसकी डेफिनेशन के की टर्म्स बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि केस स्टडी बनकर आया तो कीवर्ड से आप समझ जाओगे। और अगर जो फेवरेट क्वेश्चन है उनका, वो मैं अभी थोड़ा देर बाद बताऊंगा कि किस तरीके से सबसे ज्यादा पूछा गया है। जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया डिफरेंस फॉर्म में, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस आता है 6 to 8 मार्क्स में बहुत बार, तो उसको भी डील करेंगे आराम से, क्या होता है क्या नहीं। पहले हम वेजरिंग एग्रीमेंट को समझते हैं बेटा, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। अब यहां पे ना यार देखो, बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कुछ टर्म्स में।
अभी तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, आपको शॉर्टेड लगेगा, लेकिन जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट चैप्टर, तब आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। लेकिन भाई मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल टॉपिक है, समझना। बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट एक टॉपिक है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एक चीज होती है इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है ना बेटा, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस, फोन का इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस। तो एक होता है वेजरिंग एग्रीमेंट, ये बिल्कुल अलग है। एक होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल अलग है। दोनों बिल्कुल अलग है, आपको लगेगा सेम है, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। इसके साथ जब हम चैप्टर एंड करेंगे, वहां पे आप एक और टॉपिक पढ़ोगे, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी बेटा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ऐसा लगेगा पढ़ते हुए कि सर ये तो बिल्कुल सिमिलर टू वेजरिंग एग्रीमेंट है जो आपने पहले पढ़ाया था। जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है वेजरिंग एग्रीमेंट का जो आपने पहले पढ़ाया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस बहुत ही बड़ा, जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। एक है वेजरिंग वाले एग्रीमेंट जो आज हमें पढ़ना है, इसी के साथ आज हमें एक और पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट। मैं एग्रीमेंट नहीं बोल रहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, क्योंकि वो लॉ में इन्फोर्सेबल है। इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो लीगल वैलिड होते हैं ना एकदम, आप बनाते तो बेटा लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो है। ये दोनों सिमिलर लगेंगे, अलग है। और बिल्कुल चैप्टर के एंड पे, कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे हम टॉपिक पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको जरूर से वापस कनेक्ट करके वेजरिंग पे लाऊंगा। जब मैं आपको वहां कंटिंजेंट पढ़ाऊंगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, मैंने आपको वेजरिंग पढ़ाया था, अब देखो ये कंटिंजेंट है, दोनों में डिफरेंस है, वो मैं वहां करूंगा। लेकिन अभी तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन तो तब होगी जब आप कंटिंजेंट पे जाओगे। अभी तो क्लियर है, आपको बस वेजरिंग समझना है, और वेजरिंग और इंश्योरेंस में डिफरेंस समझना है, बहुत सिंपल है। अब मैं बात करता हूं वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं बेटा। पहले मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, क्या आपने लॉटरी जैसे बिजनेसेस देखे? लॉटरी क्या आपने बेटिंग एंड गैम्बलिंग देखी है? हॉर्स रेस देखी है? हॉर्स रेस, ये जितने भी जुआरियों वाले एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी जुआरी वाले थे, सिंपल डम में बोलो, जितने भी जुआरी वाले एग्रीमेंट होते हैं जो बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, जिनमें आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, और आपकी जीत और हार डिपेंड करती है एक ऐसे इवेंट पे जो अनसर्टेन है। सर अनसर्टेन मतलब आइदर इट वो हैपन हो सकता है और नॉन हैपन हो सकता है। तो टेक्निकली पॉइंट ये है, वेजरिंग एग्रीमेंट में 2 पार्टीज होंगी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह, 1-2, दोनों पार्टीज के बीच में मनी इन्वॉल्व होगा, मतलब कंसिडरेशन के लिए पैसा इन्वॉल्व होगा। लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी की जो पेमेंट मनी जो है वो तभी देगी, और वो मनी जो है देना या लेना डिपेंड करेगा एक ऐसे फ्यूचर इवेंट पे जो अनसर्टेन है। भाई गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, इनमें क्या होता है? इनमें आप, मैं बता रहा हूं टेक्निकली होता क्या है बेटा। आप जो है लॉटरी में एक लॉटरी परचेस करते हो, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, जितने की भी। आपने वो लॉटरी परचेस करी, और उस लॉटरी में एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस दिन वो लॉटरी का नंबर आता है। अब जब वो लॉटरी का नंबर आया और आपने जो है लॉटरी का नंबर देखा, और अगर बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो नंबर आपका मैच कर गया उस लॉटरी से जो निकली है, तो बेटा आपको जो लॉटरी ओनर है, जो पर्सन है, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी अमाउंट है जो लिखा होगा उसमें, वो आपको पे करेगा। मतलब यहां पे 2 पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट बन रहा है, जिसमें 1 पर्सन जो है वो पे कर रहा है दूसरे पर्सन को 50 करोड़, 10 करोड़, जितना भी। लेकिन ये जो पेमेंट है, क्या ये पे करना सर्टेन है, करना ही करना है? 10 तारीख को बिल्कुल 100% सर्टेन है पेमेंट होगी? ना 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 सर, ये लॉटरी में जो 1 पर्सन पे करेगा मनी टू अनदर पर्सन, ये डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। भाई यहां पे जो अनसर्टेन इवेंट है वो क्या है? वो है लॉटरी का नंबर आना। ये तो अनसर्टेन है ना, ये थोड़ी पता भाई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहां पे जो मेन इवेंट है उसका होना या ना होना इज वेरी अनसर्टेन, और उस मेन इवेंट के होने या ना होने पे आपकी पेमेंट जो है, कंसिडरेशन, वो डिपेंड करेगी। अगर आप जीते तो भाई आपको मिलेंगे पैसे, हारे तो पैसे नहीं मिलेंगे। क्या ये बात समझ आती है? बस बेटा इन्हीं लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग वाले जो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, इन्हें बोल देते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। सिंपल टर्म्स में, इससे सिंपल क्या समझाऊं? इन्हें बोलते हैं क्या? वेजरिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वेजरिंग। अब इसकी डेफिनेशन टेक्निकल है, तो मैंने आपको हमेशा समझाया, हमेशा
पूरे लॉ में जब भी आप डेफिनेशन याद करो, क्योंकि हम वर्ड चेंज नहीं कर सकते, तो आपको डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। जितना आप डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करोगे उतना आपके लिए बेटर है, सिंपल रहेगा, राइट। तो अब देखो, आप जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। अभी याद करना भाई, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट। क्या बात है, देखो कह रहे वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, वो एक तरह का एग्रीमेंट है अंडर विच मनी और मनीज पेबल। मनी और मनीज मतलब एक सिंगल कंसिडरेशन में रहती है या मल्टीपल कंसिडरेशन में रहती है, डजंट मैटर। तो क्या है, वेजिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जिसमें मनी और मनीज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर। सर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मनी और मनी पे करेगा, लेकिन मनी और मनीज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ये जो पेमेंट है ये डिपेंड करेगी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, अगर आप बहुत फोकस से डेफिनेशन देखो, बहुत ही सिंपल है, कुछ 3-4 पॉइंट है। सबसे पहला, वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच क्या होता है बेटा, मनी और मनीज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ये डिपेंड करेगा ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। भाई गिनती से देखो ना, 4-5 पॉइंट है। पहला, एग्रीमेंट है जिसमें मनी और मनीज पेबल होगी, बाय वन पर्सन टू अनदर होगी, डिपेंड किस पे करेगा, हैपनिंग नॉन हैपनिंग किस पे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। 5 पॉइंट फिर से रिपीट करो, वेजिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट जिसमें क्या होता है बेटा, मनी और मनीज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर, डिपेंड किस पे करेगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। सिंपल सी बात है भाई। और अगर कोई भी एग्रीमेंट वेजरिंग पे बेस्ड है, वेजरिंग मतलब इस पे बेस्ड है, तो बेटा वो नेचर में कैसा होगा, वो नेचर में वॉइड होगा। क्या होगा बेटा, नेचर में वॉइड होगा। क्या ये बात समझ आती है? क्या वेजरिंग एग्रीमेंट आपको समझ आता है? अभी मैं इसको और बियॉन्ड लेके जाऊंगा, थोड़ा टेंशन मत लेना, बट क्या वेजरिंग एग्रीमेंट आपको क्लियर है बेटा? आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। इट इज एन एग्रीमेंट इन विच money or money is payable by one person to another depends on happening or non happening of a future uncertain event. every agreement जो बेस्ड होता है वेजरिंग के बेसिस पे, वो हमेशा वॉइड होता है नेचर में। आगे बातचीत आगे बढ़ाए तो बेटा अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है, अगला पॉइंट है एसेंशियल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। कह रहा है आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट ये जो है ना, इस वेजरिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या क्या है, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जो एक एग्रीमेंट में होंगे तभी वो वेजरिंग होगा। तो भाई एसेंशियल एलिमेंट में 5 पॉइंट बताएं। सबसे पहली बात तो भाई प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। भाई पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, जो प्रॉमिस है वो पैसे देने का प्रॉमिस है ना मेन तो पहला प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ। सेकंड, जो प्रॉमिस है वो डिपेंड किस पे करेगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। भाई इवेंट जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे प्रॉमिस डिपेंड करेगा। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं जो इवेंट होना चाहिए वो होना चाहिए अनसर्टेन। अबे भैया अगर सर्टेनिटी आ गई इवेंट में तो वो वेजरिंग नहीं होगा। पहला मनी और मनी वर्थ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला बेटा? सेकंड बोल रहा है हैपनिंग नॉन हैपनिंग होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है कि इवेंट हमेशा अनसर्टेन होना चाहिए। अगर इवेंट सर्टेन है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कह रहे देखो भैया यहां पे ना 2 पार्टीज होंगी बेटा। कितनी पार्टीज होंगी? 2 पार्टीज, और दोनों पार्टी ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लूज। बेटा मतलब सर म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए। म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए मतलब क्या? मतलब 2 पार्टी होगी और दोनों के मतलब म्यूचुअल चांसेस है कि भाई ये भी जीत सकता है हार सकता है, ये भी जीत सकता है हार सकता है। अगर यहां पे म्यूचुअल चांसेस नहीं है, म्यूचुअल चांसेस मतलब मान लो मेरा गारंटी है कि मैं ही जीतूंगा, तो वहां पे वेजरिंग एग्रीमेंट क्रिएट नहीं होगा। वेजरिंग एग्रीमेंट में मनी और मनी वर्थ होना चाहिए, आपका जो हैपनिंग नॉन हैपनिंग होना चाहिए, इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, दोनों पार्टी के म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए विन और लूज के, और इसके साथ लास्ट कंडीशन ये है कि नाइदर पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। किसी भी पार्टी का इवेंट पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सर अगर किसी पार्टी का इवेंट पे कोई कंट्रोल है तब तो म्यूचुअल चांसेस ही नहीं रहेंगे ना, तब तो उसकी थोड़ा बायस हो जाएगा रिजल्ट कि भाई वही जीतेगा। बात समझो आप? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्निकल छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर आपने महाभारत देखी हो तो बेटा वहां पे जो शकुनी मामा थे उनके पास जो थे आपको पता होगा वो डाइसेस थे, लेकिन वो डाइसेस कैसे थे? वो डाइसेस जो थे वो अलग टाइप के डाइसेस थे, वो उनके कंट्रोल से चलते थे। अगर आपने थोड़ा आपको नॉलेज हो तो वो कुछ ऐसा था कि उनके बोन्स का कुछ उनसे अटैच था
तो वो उनके कंट्रोल पे चलते थे, जैसे वो चाहते हैं वैसे नंबर आएंगे। और वहां पे समझो, वहां पे क्या है, वहां पे मनी और मनी वर्थ है भाई, पैसे लेन देन हो रहा था, हैपनिंग नॉन हैपनिंग थी, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, सारी चीजें थी। लेकिन क्या था यहां पे ना, नाइदर पार्टी, यहां पे पॉइंट है नाइदर पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। लेकिन वहां पे जो कौरव जी थे, जो कौरव साइड था, उनका कंट्रोल था ना उस इवेंट पे। भाई डाइसेस नॉर्मल फेंकोगे तो कुछ भी हो सकता है, किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो स्पेशल डाइसेस पे उनका स्पेशल कंट्रोल था, और उसकी वजह से म्यूचुअल चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक ही बार वो हर बार वही जीत रहे थे। बात समझ रहे हो आप? तो अगर आपको एग्रीमेंट को वेजरिंग बनाना है तो 5 एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट में होने ही चाहिए। सर कौन से 5? पहला, मनी और मनीज वर्थ होना चाहिए, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकंड, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग कुछ भी हो सकता है। थर्ड, इवेंट होना चाहिए अनसर्टेन। फोर्थ, दोनों पार्टी जो है वो स्टैंड करेगी विन और लूज के लिए, मतलब म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए, और नाइदर पार्टी हैव कंट्रोल ओवर दी इवेंट। क्या ये बात समझ आती है बेटा? वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ आई? हमेशा वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होंगे, और वेजरिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल्स आपको बता दिए। एक बार जल्दी से काम करते हैं, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले वेजरिंग की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट करो। इट इज एन एग्रीमेंट। क्या है बेटा? एक तरह का ये एक एग्रीमेंट है। सर कैसा एग्रीमेंट? बेटा इस एग्रीमेंट में क्या होता है, मनी और मनी पेबल होगी बाय 1% टू अनदर, और ये डिपेंड करेगा ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे, जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट होंगे, वो हमेशा वॉइड नेचर के होंगे। और 5 एसेंशियल है, मनी और मनी वर्थ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोला क्या? हैपनिंग नॉन हैपनिंग। तीसरा, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। फोर्थ बताया, म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए पार्टीज के। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट बताया, किसी भी पार्टी का इवेंट पे कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। राइट? तो ये आपका बेटा पूरा सिनारियो है वेजरिंग एग्रीमेंट्स का। आई होप ये एकदम क्लियर हो। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर इसे और आगे बढ़ाते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? आज के पूरे लेक्चर में ये टॉपिक चलेगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब वेजरिंग एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएंगे, पहले आप नोट करिए इसे। चलिए सर, तो ये एकदम क्लियर है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देख लिया वेजरिंग एग्रीमेंट जो है उसके क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। अब हुआ क्या बेटा कि जब ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स की आपको डेफिनेशन बताई गई, तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स जो एसेंशियल फुलफिल करते हैं वेजरिंग के, लेकिन उन्हें वॉइड बनाना जो है ना, वो टेक्निकली सही नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, वेजरिंग एग्रीमेंट भी बताया क्या होता है, जिसमें सर एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मनी और मनी इज पेबल बाय 1% टू अनदर डिपेंड ऑन हैपनिंग नॉन हैपनिंग और फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। मतलब एक एग्रीमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देगा, वो डिपेंड करता है होने या ना होने पे एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जो हो सकता है नहीं हो सकता। अगर इवेंट हो गया तो उसे पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, एक एग्जांपल छोटा सा। मैंने एक चेस का टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया, चेस का टूर्नामेंट या चेस मैच ऑर्गेनाइज करवाया है ना। टूर्नामेंट छोड़ो, मैंने चेस में चैलेंज कर दिया मिस्टर ए को। मैंने बोला मिस्टर ए, चेस का एक गेम खेलेंगे, अगर तू जीता तो तुझे मिलेंगे 1 लाख रुपए, अगर तू हारा तो तुझे देने 1 लाख रुपए। ऐसे करके मैंने एक एग्रीमेंट बना लिया बेटा। एग्रीमेंट बन गया प्रॉपर वे में। एग्रीमेंट जो बना है, अब देखो ध्यान से, एग्रीमेंट है मनी और मनी पेबल है बाय 1% टू अनदर, और इसमें क्या है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर। भाई कोई भी जीत सकता है, अनसर्टेन है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या ऐसे टूर्नामेंट में विनिंग प्राइज रखना, आप खुद बताओ, वॉइड एग्रीमेंट बन जाता है क्या? अरे आईपीएल में तो इतनी सारी टीम है, सब खेल रहे हैं, ठीक है, अनसर्टेन है फ्यूचर कि भाई कौन जीतेगा, हैपनिंग नॉन हैपनिंग कुछ भी हो सकती है। जो जीतेगा उसे पैसे मिलेंगे, जो हारेगा उसे पैसे नहीं मिलेंगे। टेक्निकली ये भी तो वेजरिंग एग्रीमेंट के सारे एसेंशियल फुलफिल कर रहा है ना। लेकिन क्या मैं इसे वेजरिंग एग्रीमेंट बोल के वॉइड एग्रीमेंट बना दूं क्या? अरे सर नहीं होता ऐसे। प्रैक्टिकली देखो ना आप, कुछ ऐसे एग्रीमेंट है बेटा जो हो सकता है वेजरिंग जैसे आपको लगेंगे, लेकिन उनको लॉ ने एक्सप्रेसली बता दिया है कि इन टाइप ऑफ एग्रीमेंट को हम वेजरिंग में इंक्लूड करेंगे, यानी ये सारे तो वॉइड है, और इन टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स को हम वेजरिंग में एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने का मतलब है कि इन्हें हमने वेजरिंग नहीं माना, और वेजरिंग नहीं माना तो ये तो सारे वैलिड होंगे ना। एक और एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल बेटा, मैंने जो है एक कार इंश्योरेंस लिया, जिसमें मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी उन्हें पे करता हूं एज प्रीमियम, और वो मुझे इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपका जो कार है या मोबाइल फोन जो भी है, वो फ्यूचर में अनसर्टेन फ्यूचर है,
फ्यूचर में अगर किसी भी एक्सीडेंट से मीट करता है, क्या एक्सीडेंट होना सर्टेन है? मैं बेटा ये मेरा काम है क्या, 1 साल के ऊपर बेटा गाड़ी पहाड़ से कूदा देता हूं कि मस्त मजा आएगा, इंश्योरेंस से पैसे आएंगे? ऐसा करता है क्या कोई बेटा? सर इट इज वेरी अनसर्टेन। अगर 1% मेरा कार कोई भी एक्सीडेंट को मीट करती है फ्यूचर में, तो वो मुझे एक सर्टेन सम ऑफ मनी 5 लाख 10 लाख 20 लाख पे करेंगे। अबे क्या ये वेजरिंग साउंड नहीं हो रहा? एक पर्सन है, एक एग्रीमेंट है जिसमें मनी और मनी पेबल हो रहा है 1% टू अनदर, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे कर रही है, लेकिन ये पेमेंट क्या सर्टेन है? नहीं सर, ये पेमेंट डिपेंड करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। और अनसर्टेन इवेंट क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट को मीट करना। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो टेक्निकली इंश्योरेंस वाला जो टाइप है वो भी तो वेजरिंग की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है ना। लेकिन क्या इस बेसिस पे मैं सारे इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग बोल के वॉइड बना दूं क्या? अरे क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, हमें पता है इंश्योरेंस एग्रीमेंट, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो लॉ में एनफोर्सेबल होते हैं और बिल्कुल वैलिड होते हैं। बात समझ आ रही है आपको प्रॉब्लम? तो बेटा यहां पे ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट थे जिन्हें ना वेजरिंग से मिक्स हो रहे थे जो, तो लॉ मेकर को प्रॉब्लम समझ आई, उसने सोल्यूशन दे दिया। लॉ में आपको बोला क्लियरली, भैया देखो ये लिस्ट जो है ये है वेजरिंग एग्रीमेंट इंक्लूड्स की, मतलब ये सारे एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट की तरह है और इन्हें वेजरिंग की ही कैटेगरी में डाला हुआ है। तो मतलब नेचर में वेजरिंग वॉइड होते हैं, तो ये सारे भी क्या होंगे? वॉइड। ऑन द अदर हैंड ये है वेजरिंग एग्रीमेंट एक्सक्लूड्स, मतलब ये सारे एग्रीमेंट को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये वेजरिंग का पार्ट नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट डू नॉट कवर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, ये वेजरिंग में नहीं आते। अब भाई वेजरिंग में नहीं आते तो मतलब कि ये सारे वॉइड नहीं है। वॉइड नहीं है मतलब ये वैलिड है। तो पहले क्या क्या वेजरिंग एग्रीमेंट में आता है, ये सारे वॉइड है। क्या क्या वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आता, ये सारे वैलिड है। ठीक है। अब सर वॉइड की एग्जांपल दे दो, वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या क्या आता है? सर सबसे पहले लॉटरी वाले ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बेटा, क्रॉस वर्ड पजल्स होते हैं और हॉर्स रेस कॉन्ट्रीब्यूशन। बस एक सेकंड रुकना। लॉटरी ट्रांजैक्शन जिसमें गैम्बलिंग टाइप होती है, भी क्रॉसवर्ड पजल आपको पता होगा, नंबर्स उठते हैं, तंबोला टाइप का कुछ होता है, क्रॉसवर्ड होता है और आपको ना क्रॉसवर्ड बनाना है, फिर वहां से आंसर लॉन्च होगा। अगर वो आंसर और आपका क्रॉसवर्ड पजल मैच हो जाता है तो आपको जो है पैसे मिलते हैं, जो भी होता है। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड पजल हो गया। हॉर्स रेस कॉन्ट्रीब्यूशन का घोड़े पे पैसा लगाते हैं, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सर इंडिया में तो घोड़े पे पैसा बिल्कुल लगाते हैं लोग और ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कंडीशन है। यहाँ पे क्या बोलता है, ये कहता है हॉर्स रेस कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर प्राइज विन लेस देन 500 है तो वो वेजर है। वेजर लिखा है बेटा, वेजर। अगर प्राइज विन 500 रुपए से कम है, सर 500 रुपए से कम, समझना 500 रुपए से कम है तो वेजर है। मतलब मैंने हॉर्स रेस पे पैसा लगाया, मेरा विनिंग अमाउंट है 450 रुपीज, अब ये कंसिडर होगा वेजरिंग एग्रीमेंट और अब ये वॉइड होगा। लेकिन अगर मैंने पैसा लगाया मान लो 500 रुपए से ज्यादा और मैं जीता 500 रुपए से ज्यादा, तो उस केस में हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन लॉ ने वैलिड बोला है। प्लीज ध्यान रखिएगा इस पे। यहां पे एक लिमिट, मतलब हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन वेजरिंग होते हैं सिर्फ तब अगर विनिंग प्राइस 500 रुपए से कम है। सर 500 रुपए तो क्या होता है? सर 500 रुपए में तो 500 रुपए तो आजकल बच्चे को पॉकेट मनी खा पी लेता है वो। बेटा ये ना लॉ 1872 का है, अब उस हिसाब से देखो तो हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे 500 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो वो ना अमाउंट उन्होंने वही वाली कंसिडर करी हुई है, राइट। तो उस चक्कर में अमाउंट इतनी कम है, आजकल के टाइम पे 500 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है इन्फ्लेशन के चक्कर में, बट वो उस टाइप से बताया हुआ है अमाउंट को, तो उन्होंने वही रखा हुआ है, अमेंडमेंट करी नहीं है, राइट। तो ये आपका सारे होगा जो वेजरिंग वाले हैं। तो लॉटरी ट्रांजैक्शन वेजरिंग में आता है, वॉइड होगा। क्रॉसवर्ड पजल भी वेजरिंग का पार्ट है, वॉइड होगा। हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन वेजरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर प्राइस विन 500 रुपए से कम है तो वो वेजरिंग होगा, आप उसे वॉइड बोलोगे। अगर सर 500 से ज्यादा है विन प्राइस, तो बेटा उस केस में हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन क्या होगा? वैलिड होगा। आगे बढ़ो बेटा, लास्ट ये वाला पार्ट आ गया, वेजरिंग एग्रीमेंट एक्सक्लूड्स। अब क्या क्या नहीं आता? तो बेटा कह रहा है चिट फंड नहीं आते। आपको बताओ चिट फंड, वो लक्ष्मी, वो अनुराधा चिट फंड नहीं, वो हेरा फेरी वाली 21 दिन में पैसा डबल, ना ना ना। चिट फंड बेटा एक फंड टाइप के होते हैं, ये भी आपको रेट ऑफ, मतलब ऐसे कुछ होता है इसमें भी। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट होती है, उसमें ट्रांजैक्शन बोल रहा है। कह रहा है गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप जो है स्किल्स वाले गेम खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट खेल रहे हो जिसमें आप जीतोगे तो पैसा मिलेगा, तो भाई वहां पे अनसर्टेनिटी तो जीतने हारने की है, लेकिन वहां पे ना थोड़ी आपके स्किल्स का मैटर है, तो वो टेक्निकली वेजरिंग का पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चिट फंड वेजरिंग नहीं होते,
शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन वेजिंग नहीं होते, इसमें भी स्किल इन्वॉल्व होती है ना, शेयर मार्केट में नॉलेज वगैरह। गेम ऑफ स्किल इन एथलेटिक कॉम्पिटिशन, और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। और भैया मेरा तो मेन मैटर यही है सारा पढ़ाने का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इस पे ही मुझे चर्चा करनी है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा वो आएगा डिफरेंस बताइए वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में। वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आता है बेटा आपको डायरेक्ट 4 या 6 या 8 नंबर का, राइट। तो हम बहुत अच्छे से इसको करेंगे। पहले आई होप आपको इतना क्लियर है, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और पहले मैं इसको रिकॉल करता हूं, आप मेरे साथ रिकॉल करना। बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ एग्रीमेंट्स को हम वॉइड एग्रीमेंट्स कंसीडर करते थे। कितने एग्रीमेंट थे? 6 पॉइंट थे बेटा। सबसे पहला एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सेकंड था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन थे, एक तो वो वाला जो स्टैट्यूटरी वाले थे, एक जुडिशियल वाले थे। थर्ड था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, फोर्थ था अनसर्टेन वाले होंगे, फिफ्थ था इम्पॉसिबल एक्ट वाले होंगे, और सिक्स्थ आया वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग क्या होते थे बेटा? वेजिंग एग्रीमेंट क्या होते थे? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मनी और मनी इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। वेजिंग एग्रीमेंट जितने भी होते हैं वो सारे होते हैं नेचर में वॉइड। कैसे होते हैं बेटा? वॉइड होते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया वेजरिंग एग्रीमेंट के 5 एसेंशियल्स है, मतलब जिस भी एग्रीमेंट को वेजर बनाना है 5 चीजें होनी चाहिए। पहला, मनी और मनी वर्थ होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का, इवेंट एकदम फ्यूचर अनसर्टेन होना चाहिए, फोर्थ म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए पार्टीज के, और लास्ट पॉइंट मैंने बताया भैया किसी भी पार्टी का इवेंट पे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, नाइदर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट। ये एसेंशियल हो गए। फिर कुछ कंफ्यूजन आ रही थी तो लॉ मेकर ने क्लियर करा कि भाई कौन कौन से एग्रीमेंट वेजरिंग होते हैं, तो यहां है वेजिंग एग्रीमेंट इंक्लूड्स, मतलब ये सारे वॉइड है, और कौन कौन से एग्रीमेंट वेजरिंग के एक्सक्लूड है, मतलब ये सारे वैलिड है। अगर मैं इंक्लूड की बात करूं कौन कौन से वेजरिंग होते हैं बेटा, लॉटरी वाले, सेकंड क्या बोला बेटा, कोई भी आपका लॉटरी के अलावा क्रॉस वर्ड पजल हो गया, और हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन सिर्फ अगर विनिंग प्राइस 500 रुपए से कम है तो। सेकेंडली एक्सक्लूड्स की बात करें, क्या क्या वेजिंग एग्रीमेंट नहीं होते, एक्सक्लूड क्या क्या है बेटा। नंबर 1 बोला आपको क्या, सबसे पहला था चिट फंड वाला पॉइंट, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गए। थर्ड बोला कि अगर कोई भी गेम ऑफ स्किल और कोई भी एथलेटिक कंपटीशन है, और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वेजरिंग नहीं होते क्योंकि ये पब्लिक के उसमें है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली रिस्क को कवर करने के लिए होते हैं, तो पब्लिक के लिए अच्छा है। तो अगर आप इसे वेजरिंग बना दोगे तो ये पब्लिक के लिए सही नहीं रहेगा, तो इसको हमने वेजरिंग की कैटेगरी से एक्सक्लूड करा है। इवन इसमें एसेंशियल आते हैं वेजरिंग वाले, फिर भी हम इसे वेजरिंग नहीं मान रहे, क्लियरली लिखा हुआ है। क्लियर है? अब मुझे इसी पे चर्चा करनी है कि क्या डिफरेंस होता है वेजरिंग एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का 6 से 8 नंबर के लिए। बस वो लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले आप जल्दी से इस टेबल को बनाइए, फिर आप हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन वही इंश्योरेंस और वेजरिंग वाला, ठीक है? जल्दी से नोट करिए पहले आप। हाँ जी भाई, चलिए लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग का डिफरेंस, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या कर लिया, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है हमने समझा। सर ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मनी और मनी इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। वेजिंग एग्रीमेंट हमेशा अवॉइड होते हैं। एसेंशियल 5 है, मनी और मनी इज वर्थ होना चाहिए, हैपनिंग नॉन हैपनिंग हो सकता है, प्रॉमिस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए दोनों पार्टी के जीतने और हारने के, और किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए ओवर द इवेंट, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर एसेंशियल के बाद वेजिंग एग्रीमेंट में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। तो वेजिंग एग्रीमेंट्स इंक्लूड्स बोला है 3 चीजें, लॉटरी ट्रांजैक्शन, आपका जितना भी क्रॉसवर्ड पजल है, और कोई भी हॉर्स रेस कंट्रीब्यूशन अगर विनिंग जो है 500 रुपए से कम है तो, और ये सारे इंक्लूड है तो ये वेजरिंग कंसिडर होंगे, वॉइड होंगे। अच्छा, वेजरिंग में क्या क्या एक्सक्लूड करा, मतलब क्या क्या वेजरिंग नहीं माना, तो ये वैलिड थे, चिट फंड हो गया, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, और कोई भी ऐसा गेम ऑफ स्किल और एथलेटिक कंपटीशन वाला पॉइंट, और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और आपका जो वेजरिंग एग्रीमेंट है उसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस अपने को स्टडी करना है बहुत ध्यान से, ठीक है? तो यहाँ पे आप लास्ट हेडिंग डालेंगे बेटा इस चैप्टर की, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे हमेशा आपको मेरा डिफरेंस लिखने का तरीका, एक पॉइंट मैंने लिया बेसिस का, एक साइड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब देखो आपको ना वैसे तो ये पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा फालतू बातें हटा के मिनिमाइज फॉर्म में लिखा हुआ है जो बिल्कुल कीवर्ड्स है, राइट? तो एक बार आप इसको अच्छे से लिख के याद करके बुक से एक बार रीड कर लेना ताकि आपको पता लग जाए
क्योंकि ना थोड़ा आपको इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा लंबा लंबा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी मेन तो आपका यही वाला पॉइंट है। अगर 8 नंबर में आ जाता है तो टेक्निकली ना फिर आपको थोड़ा इन्हें ही इलैबोरेट करना पड़ेगा, इसलिए रीड जरूर करिएगा। अब सर सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग के बेसिस पे। अब मीनिंग के बेस पे अगर मैं मीनिंग की बात करूं, सबसे पहले वेजरिंग का तो भाई मैं नहीं बता रहा, ये तो क्या है डेफिनेशन जो भी 1 मिनट पहले बताई थी, सेम डेफिनेशन मार देना कॉपी पेस्ट। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई द लॉस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई द लॉस। अब सर ये नया टर्म आ गया इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का क्या मतलब है बेटा, ये जो टर्म है ना, अगर आपका एग्जाम अभी यानी अभी ये जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट है, दिसंबर 2023 वाला, अगर आप नवंबर दिसंबर 2023 जो अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करके एक टॉपिक है, वो इंटर में आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि अगले अटेम्प्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंटर से, जो अदर कॉन्ट्रैक्ट में होता है इंटर का, अदर कॉन्ट्रैक्ट करके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक टॉपिक आता था, वहां पे आता था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंटर का जो टॉपिक है वो फाउंडेशन में आ गया है। तो टेक्निकली अगर आपका जो अभी अटेम्प्ट है ना, तो ना आपको ये फाउंडेशन में पढ़ना है, अभी तो है नहीं, इंटर में आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि इंटर से आप हट गया है। तो जो मई वाला अटेम्प्ट देंगे बच्चे, उनको ये टॉपिक फाउंडेशन में पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अलग से। आपका तो अभी चैप्टर का है कंटिजेंट क्वासी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। मई अटेम्प्ट वालों के लिए, जो अगर कोई बच्चे ऐसा है जो मई अटेम्प्ट का है जो देख रहा है, उन्हें पता होगा कंटिजेंट क्वासी के बाद आपका एक और टॉपिक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज पढ़ाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ाएंगे। इसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी शायद ऐड हुआ है, जो भी जैसा भी है वो तो मई वालों को पता है अपने आप। आपके उसमें ये सिलेबस में नहीं है, इंटर में भी आप अब नहीं पढ़ोगे। तो बस मैं इतना बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई द लॉस। बेटा एक ना कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, इंटर में पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ना, इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपनसेशन। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ना आप, कोई पार्टी आपके लॉस को कंपनसेट कर रही है, आपके लॉस को क्या कर रही है? कंपनसेट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ए और बी, दो पार्टी हैं, ए और बी अपना एक एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे, और मैं बी के पास गया और मैंने बोला भाई देख, अगर तुझे इस ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है इसमें कोई भी लॉस होता है, कोई भी लॉस होता है, तो उस लॉस को, अगर लॉस हुआ, उस लॉस की जिम्मेदारी मेरी है, मैं चुकाऊंगा पूरा। यानी ए और बी के बीच में तो एक एग्रीमेंट हुआ है अलग सा, लेकिन जो मेरे और ए के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मेरे और ए के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि अगर ए और बी के एग्रीमेंट में कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को इंडेमनीफाई यानी कंपनसेट करूंगा मैं। ये मेरा और ए का एग्रीमेंट हुआ है। तो जो ए और बी का एग्रीमेंट है ना, वो प्राइमरी एग्रीमेंट है पहला, लेकिन जो मेरा और ए का एग्रीमेंट है वो सेकेंडरी है, और उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है जब एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा हो किसी अनदर पर्सन को कि वो उसके लॉस को कंपनसेट करेगा, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंटर का टॉपिक था, लेकिन अभी जो दिसंबर वाले बच्चे वो इंटर में भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मई से ये फाउंडेशन में आ जाएगा। जो मई वाले बच्चे उसके सिलेबस में ये है, और ये आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लेना, इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में। तो वो हम आगे देखेंगे, बट अभी दिसंबर वालों के लिए थोड़ा ज्यादा ओरिएंटेड है, तो आपको ये ज्यादा पढ़ना नहीं, जितना मैंने बता दिया उतना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ना, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उसका एक एग्जाम्पल होता है। इंश्योरेंस में आप क्या करते हो? इंश्योरेंस पार्टी, इंश्योरेंस में जो कंपनी है वो क्या बोलती है? वो कहती है भाई आप गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी को अगर कभी भी कोई फ्यूचर में लॉस होता है तो उस लॉस को कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो मेरे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें वो मेरे लॉस को इंडेमनीफाई करेगा अगर लॉस हुआ तो। अगर लॉस हुआ तो, नहीं हुआ तो क्यों करेगा? तो यहां तो आप नॉर्मल डेफिनेशन डालोगे, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन आप सिंपल रखना, इट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफाई द लॉस। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना। इंडेमनीफाई करने का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का एक और नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर है ना? जो मई वाले बच्चे हैं उनको तो हमें बहुत डेप्थ में पढ़ाने, तो टेंशन मत दीजिएगा। बेटा सेकंड पॉइंट आती है कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में कंसीडरेशन होती है म्यूचुअल। कंसीडरेशन क्या होती है? म्यूचुअल। सर क्या? बेटा आपको पता होगा, जो पॉलिसी होल्डर है, जो जिसने पॉलिसी खरीदी है, वो पे करता है प्रीमियम, और अगर लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसे क्या देगी? सम इंश्योर्ड देती है बेटा। तो यहां पे दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए म्यूचुअल कंसीडरेशन है।
मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करूंगा हर साल 10,000, 15,000, 5,000, और वो लॉस के टाइम पे मुझे सम इंश्योर्ड यानी क्लेम पे करेगी। तो कंसिडरेशन क्या है? म्यूचुअल, दोनों एक दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में कंसिडरेशन इज म्यूचुअल, लेकिन वेजरिंग के केस में कह रहा बेटा देयर इज नो म्यूचुअल कंसिडरेशन। भाई वेजरिंग में कोई म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, अगर इंडिया जीती तो मेरे को पैसे मिलेंगे, हारी तो तेरे को पैसे मिलेंगे। क्या कोई म्यूचुअल कंसिडरेशन है? इट इज प्योर गैम्बलिंग। क्या है बेटा? प्योर गैम्बलिंग। तो कह रहा है नो म्यूचुअल कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज और इट इज जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी। तो पहला डेफिनेशन ये इंडेमनिफाई करता है लॉस को। इसकी डेफिनेशन आपको पता है, एग्रीमेंट जिसमें मनी पेबल होगा वन पार्टी टू अनदर ऑन डिपेंड ऑन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, वो डेफिनेशन। सेकंड कंसिडरेशन, इसमें म्यूचुअल होती है, प्रीमियम एंड सम इंश्योर्ड होता है, इसमें कोई म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं होती, जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी होता है। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ गया। सर ये दोबारा बेटा वहां पे ना मीनिंग के बेसिस पे था, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनने की बात हो रही है। तो यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड मतलब कंपनसेट करेगा क्या? द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट एनी लॉस। क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो इंडेमनिफाई यानी कंपनसेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या करेगा? कंपनसेट करेगा उस पर्सन को जिसका लॉस हुआ है। लेकिन क्या यहां पे ऐसा कुछ है? नहीं सर, यहां पे कह रहा है लूजर हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, नो इंडेमनिफाइड। कोई कंपनसेशन नहीं है, जो हारेगा उसे जीतने वाले पर्सन को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी पड़ेगी ऑन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। क्लियर है? तो मीनिंग क्लियर, बेसिक याद रखना। सेकंड कंसिडरेशन यहां पे म्यूचुअल होती है, यहां पे कोई म्यूचुअल कंसिडरेशन नहीं होती। थर्ड यहां पे बोला बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जहां पे कंपनी जो है इंश्योर्ड पर्सन को इंडेमनिफाई करेगी अगर लॉस हुआ तो। यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, यहां पे बस लूजर विनर को प्राइस जो पैसे वो देगा ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फोर्थ पॉइंट बेटा एनफोर्सेबिलिटी। सर क्लियर है यार? अभी बताया वेजरिंग एग्रीमेंट तो हमेशा कैसे होते हैं? सर ये होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कहां जा गए बेटा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सॉरी 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 बेटा, ये होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। वेजरिंग वाले हमेशा क्या होते हैं बेटा? वॉइड एग्रीमेंट्स। और ये क्या होते हैं हमेशा बेटा? ये होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पूरा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और ये क्या है? ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है नेचर में कैसे होते हैं? सर नेचर में कैसे होते हैं? भाई जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है ना, वो होते हैं साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। बेटा रिस्क यहां पे सारा कैलकुलेटेड होता है, साइंटिफिक एंड कैलकुलेटेड रिस्क। सर मतलब बेटा अब ना ये थोड़ा इंश्योरेंस बिजनेस को अगर आप समझोगे अंदर से तो आपको पता लगेगा, ये ना बेसिकली पूरा कैलकुलेशन बेसिस पे चलता है। मतलब ना वो क्या करते हैं, वो प्रीमियम आपको ऐसे नहीं बता देते कि ये प्रीमियम है, ऐसे रैंडम एक नंबर बता दिए सोच के ना, वो पूरा कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं 100 इंश्योरेंस बेच रहा हूँ 100 लोगों को, अब 100 लोगों में से वो डेटा एनालाइज करेंगे कि यार इतने लोगों की तबियत खराब है, इतने लोग एजेड है, इतने लोग छोटे हैं, इतने लोग ऐसे, और उस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करके वो ना एस्टिमेट लगाते हैं कि 100 में से मान लो मुझे 10 क्लेम देने पड़ सकते हैं। इस पूरे साल में 100 में से मुझे 10 लोगों को पैसा देना पड़ सकता है, और वो पूरा मिला के 1 करोड़ रुपया होगा। अब उसे पता है कि उसे पूरे साल में ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपया देना है एज क्लेम। तो बेटा उसे जो प्रीमियम रिसीव करनी है 100 लोगों से, वो इतनी रिसीव करनी है हर महीने कि पूरा साल मिला के उसका वो अमाउंट से एक्सीड कर जाए। तो 100 लोगों से अगर 1 करोड़ रुपया देना है, तो उसने बोला भाई मुझे 1 करोड़ रुपया देना है, तो एक काम करते हैं हर बंदे से इतना प्रीमियम चार्ज करूंगा कि 100 बंदों का मिला के पूरे साल में 2 करोड़ रुपया आ जाए मेरे पास, ताकि मैं अपना प्रॉफिट भी कमा लूं, एक्सपेंसेस भी बियर कर लूं, और अगर उसमें कोई क्लेम आया तो उस 1 करोड़ का क्लेम भी चुका दूं और कुछ रिजर्व भी रहे। जरूरी नहीं है 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट रहे, हो सकता है 10 की जगह 11 लोगों की डेथ हो गई, तो वो रिजर्व भी मेंटेन करता है। तो पूरा ना कैलकुलेटेड होता है साइंटिफिक बेसिस पे, ऐसे रैंडम कुछ नहीं होता, कोई गैम्बल नहीं है, पूरा कैलकुलेटेड है। तो ये नेचर में साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क होता है। और यहां पे क्या है भैया, कोई भी लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होती, नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड इन वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो बेटा ये क्या होता है? ये होता है बेनिफिशियल टू दी सोसाइटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तो आपके लॉस को कंपनसेट कर रहे हैं, इंडेमनिफाई कर रहे हैं, तो ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेजरिंग की, तो बेटा ये होते हैं अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर, और वी कैन से दैट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। 6 नंबर 8 नंबर का सवाल है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। बहुत सिंपल टर्म्स में समझा दिया, फिर से रिपीट कराओ। पहला पॉइंट आप मीनिंग का बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफाई द लॉस।
इसमें डेफिनेशन जो बताई थी। सेकंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस में म्यूचुअल कंसिडरेशन होती है दोनों पार्टीज की, यहां पे देयर इज नो म्यूचुअल कंसिडरेशन, ये इट इज जस्ट अ गैम्बल। बेटा थर्ड पॉइंट जो थर्ड बेसिस था, बेसिस याद रखना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि यहां पे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करे कि मैं आपके लॉस को इंडेमनिफाई करूंगी अगर होगा तो। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, यहां पे बस लूजर पैसे देगा विनर को अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो गया तो, बस कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं हो रही, कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा। एनफोर्सेबिलिटी, बेटा ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट था। नेचर की बात करूं बेटा, ये साइंटिफिक एंड कैलकुलेटेड रिस्क होता है, बिल्कुल एक्चुअलियल कैलकुलेशन पे, यहां पे कोई लॉजिक कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती, इट इज जस्ट प्योर गैम्बल। ठीक है, लास्ट पब्लिक वेलफेयर की, तो ये जो है बेटा ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, लोगों के भले के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये बेटा अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जुआ वो करना, ये जनरली हमारे कल्चर को शोभा नहीं देता, तो इसे बोले अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है, तो ये इसी के साथ आपका वॉइड एग्रीमेंट्स का जो आज पार्ट बी था वो भी खत्म हो गया। वॉइड एग्रीमेंट्स में हमने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया। आई होप आपको एब्सोल्युटली एकदम मस्त तरीके से समझ आया हो। जल्दी से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको और चाहिए, प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में बिंदास आप बताओ, फ्री होके एकदम, और उससे रिलेटेड आपका सोल्यूशन पूरा ट्राई करूंगा कि आपको मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा पूरा कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट पड़ी है, सोगा की प्लेलिस्ट पड़ी है, इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, बीसीके की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, विद हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स, एकदम हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल बढ़िया टॉप क्वालिटी के, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, आपको स्ट्रैटेजीज के स्टडी कैसे लिखने, सारे जितना मेरे से हो पा रहा है मैं सारा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, शेयर सब्सक्राइब सबको जो भी होता है वो सब कर देना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पे हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 यूनिट छोटू छोटू प्यारे प्यारे बचे हैं, परफॉर्मेंस, ब्रीच और कंटिंजेंट एंड कॉसी। कंटिंजेंट वाला जब टॉपिक आएगा, लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक, तो बेटा हम जो है उसको वापस से कनेक्ट करेंगे किसके साथ, ये जो आपका वेजरिंग वाला है उसके साथ डिफरेंशिएट करवाऊंगा मैं आपको, ताकि क्लियर हो, और डिफरेंस आता भी है कंटिंजेंट और वेजरिंग में, ठीक है ना, तो अब वो देख लीजिएगा। सेकेंडली जो एक चीज है, ये तो दिसंबर के लिए हो गया, जो मई वाले बच्चे होंगे उनके लिए हम दिसंबर वालों का एक बार पेपर खत्म हो जाए तब हम इसी प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में तो आगे चैप्टर होंगे, आपके में स्पेशल इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी सब कुछ होगा, तो हम इसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा फोकस दिसंबर वालों पे, एक बार उनके एग्जाम्स हो जाए तो हम आगे बाकी टॉपिक्स को ले आएंगे। अभी मैं बस कॉन्टिनेंट कॉस्टी बना के रुक जाऊंगा, फिर मैं पार्टनरशिप कंपनी फर्दर उस पर जाऊंगा, लेकिन जैसे ही दिसंबर का एग्जाम होगा तब मैं कंटिन्यू करूंगा अपने मई वाले बच्चों के लिए, जिसमें पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस तो एग्जैक्ट सेम है, बस वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुए पीछे से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको और देख लेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। एक बार इसे जल्दी से अच्छे से रिवाइज करिए, नोट करिए, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।